जैसे मैंने आपसे बोला था, मुझे उम्मीद है आप उस तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि मैं बैक टू बैक आपको क्वेश्चंस देता जा रहा हूँ। आज ये चौथी वीडियो आपके सामने आ रही है और 100 से ऊपर क्वेश्चन निकल चुके हैं हमारे। लगभग आपके पास 300 क्वेश्चन आएँगे, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हैं। तो बिना देर करे 10 मिनट पर डे निकालते रहिए और आप गारंटी से बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। तो यहाँ पर देखो, आज मैं ये 16 नंबर क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इसका एक पार्ट मॉडल पेपर का, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इस वजह से 15 वीडियो नंबर 2 में दिए थे और ये 4 में आ रहा है। उससे पीछे जो वीडियो नंबर 3 है, उसमें आया बिल्कुल रैपिड क्वेश्चन आया, 60 क्वेश्चन आपको रैपिड दिए मैंने। ठीक है? तो बिना देर करे इन क्वेश्चनों को हम पढ़ लेते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वीडियो लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे सारी वीडियो आपके पास बड़े आराम से पहुँच जाया करें। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कौन-कौन से आपके क्वेश्चन्स हैं। यहाँ देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। जो आप पढ़ रहे हैं ना, जो मैंने पावर पॉइंट ओपन कर रखा है, पावर पॉइंट में मैंने आपके लिए स्लाइड बनाई है। स्लाइड के थ्रू मैं आपको यहाँ पर ये अपने क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन एक संग्रह है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो किससे मिलकर के बना है? तो देखो, चार्ट से मिलकर बनानी, वर्कबुक का बनानी, वर्कशीट से भी बनानी है। ये किससे बना हुआ है? ये स्लाइड्स का संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खाली जगह को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है। देखिए, वैसे तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं कि अगर आप नहीं भी पढ़ के गए हैं ना, तब भी आप दिमाग लगाएंगे तो आराम से करके आएंगे, और मैंने आपको कई सारी चीज़ें बताई भी हैं। और मैं आपको वीडियो के अंत में ये भी बताऊंगा कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो उससे सही करने का तरीका क्या है। नहीं जानते हैं ना, ऐसा क्वेश्चन आ गया, मैंने भी नहीं पढ़ा है और फिर कोई क्वेश्चन आ गया, उससे भी तुम सही उत्तर लगा सको, कैसे संभव है मैं बताऊंगा आपको। देखिए, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य खाली जगह को प्रोसेस करना और उसे सूचना में परिवर्तित करना है। बिजली, डेटा, कच्चा माल, पानी। तो देखो, कंप्यूटर किस पे काम करता है भैया? डेटा पे काम करता है। कोई बिजली को परिवर्तित थोड़ी करेगा, कच्चे माल को परिवर्तित करेगा, पानी को परिवर्तित करेगा। डेटा डालते हैं हम कंप्यूटर में, उसे परिवर्तित करता है। थोड़ा सा दिमाग लगा। एक इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण हैं। देखो, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण, आपको इम्पैक्ट प्रिंटर वे होते हैं जो पेपर के ऊपर टच करके प्रिंट करते हैं। जैसे जिन प्रिंटरों में ची ची की आवाज़ आती है, प्रिंट, जैसे आप बैंक वगैरह गए होंगे, वहाँ पे आपके डीडी वगैरह प्रिंट होते हैं, तो उनमें ची ची करके आवाज़ करता है प्रिंटर। वो वाले प्रिंटर होते हैं कौन से? आपके इम्पैक्ट। और नॉन इम्पैक्ट वे प्रिंटर होते हैं जो पेपर पे टच नहीं करते, लेज़र के द्वारा प्रिंट करते हैं, जिनमें कोई आवाज़ नहीं होती। जनरल ऑफिसों के अंतर्गत जो देखे जाते हैं, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो देखिए, ये जो प्रिंटर का प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए में ही आपका राइट आंसर है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं वो इम्पैक्ट के प्रकार है, नॉन इम्पैक्ट के प्रकार कौन से? इंकजेट प्रिंटर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या, निम्न में से कौन सा कथन रैम और रोम के लिए सत्य नहीं है? मतलब 3 सत्य होंगे, कोई एक सत्य नहीं होगा। यहाँ देखिए, रोम रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। रोम कैसी मेमोरी है? रियल ऑप्टिकल मेमोरी है। ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है, सही क्या है? तो रैम उन निर्देशों को संग्रहित करता है जिन पर आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जब आप ऑन टाइम काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर, रैम उनको संग्रहित करता है। रोम BIOS को संग्रहित करता है। ठीक है, ये भी बात एकदम सही है। रैम उपयोगकर्ता को डेटा पढ़ने और लिखने की अनुमति देता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो मतलब ये 3 सही है, ए सही नहीं है। तो आपका यहाँ पर जो आंसर होगा ना, वो ए होगा। ध्यान रखना है इस बात को। नेक्स्ट, एक प्रणाली है जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों से सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो किसको डिजाइन किया गया है? संगीत वाद्य यंत्रों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, मतलब सूचना प्रसारित करने के लिए। तो ये दोस्तों, होशियार नहीं होता, मिडी डिवाइस होता है। बिल्कुल सही है। संगीत को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए, संगीत वाद्य यंत्रों को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए मिडी डिवाइस काम में लिया जाता है। जो आप देखते हो ना आजकल, जो ऑर्केस्ट्रा वगैरह वाले आते हैं, उनके पास ड्रम होते हैं, उनके पास हारमोनियम होते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उनके पास बहुत सारे पैड वगैरह जो होते हैं, उन सबको किससे? मिडी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, किसका उपयोग जानकारी एकत्रित करने और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है? तो देखिए, कौन सी चीज़ ऐसी है जिसका उपयोग
जानकारी एकत्रित करने के लिए और विश्लेषण सर्वेक्षण बनाने के लिए किया जाता है। तो गूगल फॉर्म का उपयोग किया जाता है दोस्तों इसके लिए। गूगल डॉक्स नहीं है, ड्रो नहीं है, सीट नहीं है, गूगल फॉर्म इसमें काम आता है, ध्यान रखना है इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण। बड़े ही सरल प्रश्न है दोस्तों, ये इनपुट और आउटपुट का तो आपके अंदर से मैं भय निकाल दूं, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको ये सोचना है इनपुट का मतलब होता है अंदर, ठीक है ना, मतलब जिस बात को हम अपनी को कंप्यूटर से जिसके द्वारा कहते हैं, जैसे कीबोर्ड के द्वारा लिखते हैं कंप्यूटर में, माउस के द्वारा कंप्यूटर में क्लिक करते हैं, टच स्क्रीन के द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश दें, तो जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश दें वो सारे डिवाइस कैसे होते हैं, वो सब डिवाइस होते हैं इनपुट। और वे डिवाइस जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से आउटपुट लेते हैं, जैसे जो हमारी स्क्रीन है, डेस्कटॉप है, वो क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे हम प्रिंटर की बात करें, एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे स्पीकर की बात करें, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है ना। तो ये सब आउटपुट डिवाइस है। अब तुम कहोगे सर आपने जो अभी स्क्रीन जो मॉनिटर बताया वो आपने इनपुट में भी कह दिया, आउटपुट में भी कह दिया, क्योंकि आजकल आने ही ऐसे लगे, मेरा दोस्त नहीं है, आजकल इस प्रकार के आने लगे कि उससे आप इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी कर, जैसे आपके फ़ोन में टच करोगे इनपुट भी दे दिया और आउटपुट भी वहीं की वहीं दिखाई देगा। तो ये मल्टी फंक्शंस डिवाइस होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें उत्तर क्या हो गया आपका, निम्न में कौन सा इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो देखो OCR, ठीक है ना, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, और ये लाइन प्रिंटर, ये प्रिंटर है, ये तो आउटपुट देगा। CRT मॉनिटर, मॉनिटर भी क्या करेगा, सिर्फ आपको दिखाई देगा। जो मोटे पिक्चर ट्यूब वाले आते थे ना, उनको CRT मॉनिटर कहते हैं, वो केवल यही काम कर पाते हैं। स्पीकर भी क्या करेगा, आउटपुट भी है। तो नीचे के तीनों आउटपुट भी है। जो OCR है, जो OCR मॉनिटर है, सॉरी, जो OCR डिवाइस है, ऑप्टिकल मार्क रीडर है, ये हमें क्या, सॉरी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर जो है वो क्या काम करता है, वो इनपुट का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विंडो 11 में वह क्षेत्र जिसमें पृष्ठभूमि, चित्र, आइकन और टास्क बार सम्मिलित हैं कहलाता है। दोस्तों जो आप कंप्यूटर जो ऑन करते हो ना, जिस पे आपको आइकन दिखाई देते हैं, आपका जो वॉलपेपर दिखाई देता है, वे सारी चीज़ दिखाई दे रही है, उसके बारे में पूछा गया, वो क्या कहलाता है, वो डेस्कटॉप कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, MS वर्ड 2019 में टैब, होम, इंसर्ट, लेआउट, रेफरेंस आदि जैसे विकल्प स्थित हैं, उस जगह को क्या कहते हैं, हम उस जगह को हम रिबन कहते हैं दोस्तों, है ना। जहाँ स्थित होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं, रिबन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है। जो मैंने रैपिड जो क्लास डाली है इससे पिछली, उसमें भी यूपीआई वाले का जिक्र हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, कभी कभी इसको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ ऑप्शन आता है यूनिक पेमेंट इंटरफेस, तो वो नहीं है, आपको ध्यान रखना है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ नहीं है। तो दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग का लाभ कौन सा नहीं है, आप देखिए यहाँ पर आप इसे कभी भी उपयोग कर सकते हैं, ये तो भाई लाभ है, क्योंकि हम किसी भी टाइम उपयोग कर सकते हैं। इसमें दूसरों की तुलना में कम समय लगता है, ये भी बात सही है। आप बैंक जाओगे, पैसे डालोगे, लाइन में लगोगे, तो ऑनलाइन बैंकिंग में समय भी कम लगता है, ये भी बात सही। यह पैसे को तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में हस्तांतरित कर देता है, ये भी बात बिल्कुल सही है कि खाते में जब तुरंत पहुंच जाते हैं। आप सिस्टम को मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये ही गलत है बस। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दी गई तालिका का सही मिलान कीजिए। देखो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे मिलान करा दूं, मैं यहाँ पे देखो B2C मतलब बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है ना, किसी बिजनेस से कस्टमर को कोई सामान मिल रहा है, वो अमेजोन में ऐसा होता है कि बिजनेस कर रहे हैं अमेजोन वाले और कस्टमर को सामान बेच रहे हैं, तो एक के साथ तो क्या जुड़ेगा, सी। B2B बिजनेस टू बिजनेस, ये जो alibaba.com है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर सामान बेचा जाता है किसके लिए, बिजनेस वालों के लिए, ठीक है ना। तो बिजनेस टू बिजनेस मतलब दो के साथ जुड़ेगा क्या, बी। C2C कस्टमर टू कस्टमर, कस्टमर कस्टमर के लिए ही बेच दे, तो ये ebay.com पे होता है। जो सेकेंड हैंड वस्तुएं जो बेची जाती हैं ज़्यादातर, वो कस्टमर टू कस्टमर होते हैं, ठीक है। तो ये ebay.com। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे डिजिटल दस्तावेज प्रबंधन के रूप में जाना जाता है जिसका उद्देश्य आधिकारिक दस्तावेजों, प्रमाण पत्रों को मान्य करने की सुविधा प्रदान करता है। ये आपका देखिए यहाँ पे
तो ये मैं आपको बताया था, ये पिछले में भी है, यहाँ पर रूप बदल के आया है बस क्वेश्चन। राज ई वॉलेट के अंतर्गत ये होता है, ठीक है। आप क्या करोगे, अपने दस्तावेजों का प्रबंधन कर सकते हो, इसमें स्कैन करके अपने दस्तावेज डाल लो और उनको आप जरूरत पड़े तब वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये आधिकारिक दस्तावेज रहते हैं आपके, उसको ऐसा नहीं माना जाएगा कि वो एक फ्रॉड कॉपी वगैरह नहीं मानी जाएगी, वो आपका लीगल डॉक्यूमेंट माना जाएगा। चलिए 29 में देखिए, प्रेजेंटेशन का स्लाइड शो शुरू करने के लिए, प्रेजेंटेशन का जो स्लाइड शो शुरू करते हैं हम, जो मैंने अभी शुरू किया था, उसके लिए क्या काम आता है, F5 कुंजी दबाएंगे। बिल्कुल सही सर, F5 कुंजी से स्लाइड शो होता है। स्लाइड शो मेन्यू से व्यू शो विकल्प चुने। तो देखो ए एंड बी दोनों यहाँ राइट आंसर है। अब दोस्तों मैं जो आपको कह रहा था कि आप क्या करोगे कि जैसे आपको कोई उत्तर नहीं आ रहा, फिर भी आप कैसे उत्तर को सही करके आ सकते हो, वहाँ पे आपने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं। आपको एक बात बता दूं, कम से कम आपको 4 से 5 प्रश्न ऐसे मिलेंगे जिनमें इस तरीके से ए व बी दोनों, या फिर मिलेगा उपरोक्त तो सभी, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अगर 5 क्वेश्चन आए तो उनमें से 4 क्वेश्चन आप इसी चीज़ से सही कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जहाँ पे उपरोक्त सभी लग रहे हैं, अगर आप जानते हैं तब तो दिमाग लगा करके आओ, और नहीं जानते हैं तो आप उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन को चयन करें। जैसे यहाँ पे अगर आप नहीं जानते तब भी आप यहाँ पे ए व बी दोनों को सही करके जाते, ए और बी मतलब एक और व दो दोनों, ये आपका डी ऑप्शन सही निकलता। लेकिन अब हम जानते हैं तब तो इस डी को सही करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। ये बात कह रहा था मैं आपको, नहीं आता है तब भी आप सही कर सकते हैं। निम्नलिखित में से बैंकिंग उद्योग द्वारा बड़ी मात्रा में चेक को संभालने के लिए किसका उपयोग किया है। बैंकों में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे चेक आते हैं पर डे। अब कौन सा चेक फ्रॉड है, कौन सा चेक लीगल है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए यहाँ पर एक मशीन होती है उनके पास, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मशीन होती है। क्योंकि जो चेक होता है उसके पास मैग्नेटिक, चेक के ऊपर मैग्नेटिक जो इंक होती है उससे अक्षर लिखे रहते हैं, चेक नंबर लिखा रहता है। तो ये जो मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन जो मशीन होती है, वो उन मैग्नेटिक अंकों को पहचान लेती है, और अगर वो मैग्नेटिक है तो चेक लीगल है, मैग्नेटिक नहीं है तो चेक अनलीगल है, इसके लिए काम आता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भंडारण क्षमता के आरोही क्रम के अनुसार सही विकल्प चुने। मतलब देखो, जिसमें सबसे कम स्टोरेज होगा वो पहले, फिर ज़्यादा स्टोरेज, फिर ज़्यादा स्टोरेज। देखो सबसे पहले होता है CD, फिर CDRW हो गया, फिर DVD, हाँ इससे ज़्यादा की, और ब्लू रे डिस्क, बिल्कुल सीक्वेंस में रखें ये। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कोई तो नहीं, मुझे तो ये उत्तर लग रहा है, फिर भी और देख लेते हैं। CDRW, ये तो कम होता है, सही है। ब्लू DVD हार्ड, है ना, ब्लू DVD, ये इससे ज़्यादा होती है। फिर हार्ड डिस्क हो गई, फिर ब्लू रे डिस्क हो गई। तो हार्ड डिस्क में डेटा ज़्यादा आता है, ब्लू रे डिस्क में कम आता है, तो ये दोनों उल्टे हो गए। अगर ये इधर होता तो बी सही हो जाता, मतलब बी सही नहीं है। CDRW ब्लू रे डिस्क और DVD हार्ड डिस्क, तो ये DVD इधर आ गया ब्लू रे डिस्क के बाद, तो DVD में तो कम आता है, ब्लू रे डिस्क में ज़्यादा डेटा आता है, तो ये भी गलत सीक्वेंस हो गया। DVD ब्लू रे डिस्क, DVD ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क, CDRW, तो CDRW में सबसे कम आता है, ये इधर आना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, टॉगल कुंजी के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। टॉगल कुंजियां कौन सी होती हैं, देखो कैप्स लॉक टॉगल कुंजी है, न्यूमेरिक लॉक टॉगल कुंजी है, स्क्रॉल लॉक टॉगल कुंजी है, तो ये सभी, ठीक है। देखो ये वो भी तुक्का लग रहा है, अगर आप नहीं जानते तो ये सभी वाला कर आते तब भी सही हो जाता, और ये एज इट इज पिछले पेपर के क्वेश्चन उठाए मैंने, यों की त्यों, ध्यान रखना दोस्तों। तभी तो ये मैं 35 है, वहाँ पे 15 एक में लिए और 20 इस वाले में ले लिए मैंने, तो इससे पिछली भी वीडियो दे रखी है, वीडियो नंबर 2, आप वो जरूर देखना। नेक्स्ट देखिए, किसी दस्तावेज में हेडर व फुटर जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो हेडर और फुटर इसलिए जोड़ते हैं कि कुछ चीज़ें जो अलग हैं उनको अलग से ऊपर दिखाया जाए, अलग से नीचे दिखाया जाए, जिससे हमारा जो लेखन है वो बहुत सुंदर दिखे। किसी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत सुंदर लगे, मतलब आप पाठ का नाम ऊपर लिख रहे हैं, नीचे PTO लिख दिया आपने लास्ट लाइन में, तो ये जब अच्छा लगेगा। आपने डेट और पाठ का नाम भी वहीं डाल दिया, वहीं से आपने लिखना शुरू कर दिया, तो बहुत गंदा लगेगा, ठीक है ना, किसी भी दस्तावेज के दृश्य को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च इंजन द्वारा प्रबंधित क्रियाएं हैं। सर्च इंजन क्या क्या काम करता है, ये देखिए आप क्या क्या काम करता है सर्च इंजन। तो देखिए मैं आपको एकदम से बता दूं, सर्च इंजन क्या करेगा, वेब क्रॉलिंग करेगा, पहले फाइलों को खंगालता है,
फिर उनकी इंडेक्सिंग करता है, मतलब एक जैसे एक तरीके की फाइल एक तरफ, एजुकेशन की एक तरफ, गेम की एक तरफ, इस तरीके से वो वेबसाइटों को इधर उधर करता है। फिर उसके बाद में क्या होता है वहाँ पे, फिर उनमें से जो आपने खोजी है उसको खोज के दे देता है। तो 3 काम एक साथ करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, वेब क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और खोज करना। अगला देखिए, निम्न में से कौन से यूआरएल https www.vmou.ac.in में प्रोटोकॉल का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इसमें प्रोटोकॉल कौन है दोस्तों? प्रोटोकॉल है http, ये प्रोटोकॉल है, ऑप्शन नंबर डी, ये प्रोटोकॉल है। ठीक है ना? आपको इसका जैसे ये डोमेन नेम के उदाहरण होते हैं, और जैसे आपका ये http क्या है? प्रोटोकॉल है। इसमें कभी एस भी लगा रहता है, https, एस का मतलब होता है सिक्योर। अगर पैडलॉक भी लग रहा हो, यहाँ पे अगर लॉक लगा हुआ हो, तो वो भी सिक्योर का निशान होता है। कभी-कभी ऐसे प्रश्न आ जाता है कि इसमें जो यूआरएल में आपका जो प्रतिनिधित्व कर रहा है प्रोटोकॉल का, उसके अंदर एस जो है उसका अर्थ क्या है? तो एस का अर्थ है सिक्योर, लॉक का अर्थ है सिक्योर। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। ध्यान से पढ़ते रहिए और वीडियो लाइक कर दिया करो, दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करके बता दो कि क्या आपको पसंद नहीं आया, क्या पसंद आया, क्या कमी रह गई, आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बताओ, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं सारा सुधार करके आपके लिए और दूंगा। आपको 2 तारीख तक इतना मैटर मिल जाएगा कि गारंटी से पास हो जाएंगे। कंटिन्यू देखते रहिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।